नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुंडली महर्षि रमण की। वो कौन कौन से ऐसे योग हैं जो इन्हें बहुत महान बनाते हैं, और चाहे बाल्यकाल से निद्रा में चले जाने की बात हो, और चाहे महान ऐसे व्यक्तित्व इनके सामने आए और बिना किसी दर्शन शास्त्र की चर्चा किए ही इनके सामने नतमस्तक हो गए। वो सारे ऐसे विचित्र कुंडली में हम ऐसे गुण देखेंगे जिसके कारण इन्हें मुक्ति का बोध हुआ, मोक्ष के बारे में जानकारी मिली। वो कुंडली में कौन कौन से योग हैं, आइए चर्चा करते हैं। लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश पर हम सबसे पहले विचार करते हैं कि क्या स्थिति है। तो ऋषि रमण को तुला लग्न मिला। तुला लग्न शुक्र महाराज का लग्न माना जाता है, और यह हम जानते हैं कि बोलने में शुक्राचार्य बहुत बढ़िया हैं और बहुत सौम्यता के साथ अपनी बात रखते हैं। और कहीं उन शुक्र पर बुद्ध का भी प्रभाव आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो जो लग्नेश हैं वो दूसरे भाव में, जो हमारी आध्यात्मिक वाणी का भाव माना जाता है, वहां आ गए हैं। और ये 8वीं राशि ज़ोडिएक में मुक्ति की बात करती। जो रहस्य उद्घाटन किया जाता है वो वृश्चिक राशि से संबंध बनाता है, मीन राशि से संबंध बनाता है। और अगर परिवार में रहकर वो इस प्रकार की बात की जाती है तो फिर वो कर्क राशि से ही संबंध बनाता है, जो ज़ोडिएक की मोक्ष राशियां मानी जाती हैं, 4, 8, 12। तो 8वीं राशि का संबंध ये बताता है कि ठीक है, वो कुटुंब के साथ जुड़ाव तो रहा, लेकिन माने संपर्क तो रहे, लेकिन जहां भी वो रहे वो कुटुंबियों के साथ भी एकांत में रहना इनको बहुत प्रिय था महर्षि रमण को। जहां तपस्या करने के लिए गए उनके बारे में ऐसा कहते कि वहां पर उस क्षेत्र में जाने से भी भय लगता था। वहां इस प्रकार के छोटे छोटे जीव, बिच्छू, सांप, छिपकलियां ऐसे रहते थे। वहीं घंटों ध्यान में लगे रहना। और बाल्यकाल से ही इनकी निद्रा के बारे में बड़े प्रसिद्ध थे ऋषि रमण, महर्षि रमण की। जब वो सो जाते थे, बाल्यकाल की घटना हमें आप जीवनी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बाल्यकाल में जब बहुत छोटे थे, बालक थे, तो निद्रा इनकी बड़ी, क्योंकि निद्रा से कहीं ना कहीं संबंध मानते हैं। निद्रा एक प्रकार का एक प्री इमेज दिखाती है, मुक्ति के मार्ग की एक प्री इमेज दिखाती है कि हम जब सोते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। तो बाहर उनको खटखटाया गया कि हम खोलिए, द्वार पर हैं। उनको कुछ नहीं सुनाई दिया, और बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो घर के जो लोग थे वो दीवारें फांद कर जब घर पर गए, तो ऋषि रमण जो बालक अवस्था में ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, बालक थे, उनको वहां फटकार लगी, डांट लगी, और वो निद्रा अवस्था में फिर से वो सो गए। और जब सुबह प्रातः काल हुई तो उनको कहा गया ऐसे ऐसा घटना हुई थी। कहते मुझे तो उसका कोई आभास ही नहीं है। तो कैसी प्रबल निद्रा रही होगी। और आज के समय पर ज्यादातर व्यक्ति निद्रा से ही परेशान है, उनको निद्रा ही नहीं आती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि निद्रा का भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में है। जो मुक्ति को पाना चाहता है उसको अपनी निद्रा को भी शांत करना होगा। ठीक हो गया। तो निद्रा के बारे में तो ऋषि रमण का कोई जवाब नहीं था। उनके बारे में और भी इनकी जीवनी में जब आप पढ़ेंगे तो चर्चा में आती है। इनके स्कूल में भी जब पाठशाला में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो जो सहपाठी थे वो भी कहते थे कि जब ये ऋषि रमण जब बाल्यकाल में जब बालक हैं, ये सो जाएंगे, तब हम इनसे अपना बदला ले लेंगे। क्योंकि उनको निद्रा अवस्था में अगर इनको हम कुछ प्रहार भी करेंगे तो ये ज्यादा ध्यान ही नहीं रखते थे। उनकी निद्रा इतनी गहन हो जाती थी। तो वो हम समझ सकते हैं कि क्या बल इनके जीवन में है। तो लग्नेश नवमेश के साथ जो राशि स्वामी भी है वो द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव हमारी आध्यात्मिक वाणी भी होता है, और द्वितीय भाव हमारा वैसे कुटुंब भी माना जाता है। लेकिन जब ये कुटुंब में एकांत राशि संबंध आता है, यानी वृश्चिक राशि आती है, तो उस कुटुंब में भी एकांतवास दिखाई देता है।
और फिर लग्नेश और भाग्येश का जो राशि अधिपति बनता है, यानी जो इसका इनका डिपॉजिटर बनता है, वो बड़ा पराक्रमी हो गया है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गया, तो इसीलिए कोई भय नहीं है, चाहे एकांतवास करेंगे अकेले करेंगे, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मंगल तो आप जानते ही हैं, पराक्रम में मंगल से तो कोई जीत ही नहीं सकता है। निर्भय होकर कि भाई यहाँ छोटे मोटे जीव हो सकते हैं जो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा लेना देना नहीं। और महर्षि रमण के संवाद में तो जादू था ही, उनके दर्शन में भी बड़ा जादू था। खाली देख भर ले उनको तो उनके सामने बैठते बैठते ही व्यक्तियों को अपना ध्यान लग जाता था, वैराग्य में चले जाते थे। बड़े बड़े उस जमाने के जो ब्रिटिश अफसर थे वो भी ऋषि रमन के सामने आकर नतमस्तक हो जाते थे। तो वो हम बिल्कुल इनके चार्ट में ये बल समझ सकते हैं। दूसरे भाव का जो आध्यात्मिक वाणी भाव है वो बल देखा जा सकता है। फिर हम तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है, संसार में की गई वार्तालाप। देखिए, हालांकि त्वरित प्रभाव में जो आप देखते हैं तो सूर्य और राहु यहां बैठे हुए हैं, यानी जब भी इसको हम सूर्य राहु मिलन को बोलते हैं कि भाई एक प्रकार का ग्रसित करने का प्रयास कर रहा है। सूर्य यानी एक प्रकार का जो हमारा जो तेजोमय रूप है उसको शैडो प्लैनेट राहु ग्रहण देने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने यहां लिखा भी है, ग्रहण के नजदीक का जन्म अपने आप को आध्यात्म में खो देने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक हो गया, ये चंद्र ग्रहण के नजदीक का चार्ट है। और इस कारण से अपने मन को जब कभी भी अपने आप को खोने की बात होती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं इस ग्रहण की मानी जा सकती है। ठीक हो गया। और चंद्रमा जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है वो केतु के साथ है। आत्मकारक जो सभी का आत्मकारक माना जाता है सूर्य, वो राहु के साथ बैठा हुआ है। तो और लेकिन तीसरे भाव का जो रिजल्टेंट है, जो अल्टीमेटली जो हमें फेल पास कराता है, वो तो किसी भाव का स्वामी ही होता है। तो वो स्वामी को कोई बल मिला कि नहीं मिला, तो देखेंगे बृहस्पति भावत भावम अनुसार बहुत बढ़िया बैठे हैं, तीसरे से तीसरे होके बैठे हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बृहस्पति को स्वग्रही समान माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि में राशि परिवर्तन हो गया है। इस कारण से हमारा तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और छठा भाव, इनको एक अतिरिक्त बल मिल गया। मतलब इनमें एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई हम किसी के घर को कमजोर नहीं करेंगे, कोई ऐसा बिगाड़ उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बृहस्पति कुछ बिगाड़ उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं तो वहां शनि भी बिगाड़ सकते हैं कार्य को। और वैसे त्रिक भावों के लिए शनि महाराज अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति और शनि में कोई ऐसा शत्रुता नहीं है, मतलब मित्र नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है, सम है एक दूसरे के प्रति। और इसमें कुंडली में क्या योग हम देखने में आता है, लग्नेश शुक्र का वाणी भाव में धर्म भाव के स्वामी बुध के साथ शुभ संबंध देखा जा सकता है। तो धार्मिक चीजों को आध्यात्मिक वाणी के जरिए लोगों को बताना, बखान करना, और बुध की राशि में ही डिटैचमेंट प्लैनेट केतु का प्रभाव है। और यह भी समझना है, जो हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, बृहस्पति और केतु का भी संबंध, दृष्टि संबंध बनता है। बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से चंद्रमा और केतु को देख रहे हैं, और केतु अपनी नवी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। ठीक हो गया। आध्यात्मिक वाणी भाव का स्वामी, पराक्रम का कारक ग्रह मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक हो गया। तो जो दूसरे भाव का जो स्वामी है मंगल, जो हमारी आध्यात्मिक वाणी की बात करता है, रिजल्टेंट मंगल के पास, और मंगल बहुत पराक्रमी होकर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये माने निर्भीकता देते हैं। जो भी कभी वृश्चिक संबंध, कुटुंब संबंध, ऐसा प्राइमरी नॉलेज, या जिसको क्या बोलते हैं, हमारा नैतिक मूल्यों को लेकर व्यक्ति को बहुत निर्भीकता प्रदान करेगा अगर दूसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी और उसका स्वामी मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए। ठीक हो गया। तो गुप्त रहना चाहेंगे कुटुंब को लेकर, लेकिन कोई ऐसा
भय नहीं आएगा, कहीं कुटिया बनाकर रहेंगे, कोई एकदम चाहे कितने ही इस प्रकार के, जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो ये आता है बातचीत कि जहां शुरुआत में महर्षि रमन रहे वहां पर कई इस प्रकार के छोटे छोटे जीव जिससे भय उत्पन्न हो सकता है, बिच्छू, सांप, छिपकलियां, लेकिन वहां उनको कोई भय नहीं था, वो एकदम निर्भय होकर रहते थे। कर्मेश चंद्रमा यानी 10th लॉर्ड, 10वें भाव के स्वामी, नवम भाव में बृहस्पति केतु प्रभाव के साथ मुक्ति संबंध ध्यान में शून्यता लाता है। ध्यान में चले जाने के लिए हमें अपने आप को भी भूलना पड़ता है, यानी शून्य होना पड़ता है, तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो जो कर्म भाव का स्वामी है वो अपने से 12 होकर नवम भाव में बैठ गया। अपने से 12 यानी वैसे 12 सामान्यता हम व्यय देखते हैं, लेकिन 12 का अर्थ फाइनल डेस्टिनेशन मोक्षा भी होता है। तो अपने से 12 होकर धर्म भाव में बैठा है, और फिर उस चंद्रमा पर बृहस्पति और केतु का प्रभाव है धर्म भाव। तो वो पूरा महर्षि रमन ने उसी प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन बिताया, यानी कर्म में पूरा प्रभाव दिखाई दिया नवम भाव का, धर्म भाव का या भाग्य भाव का। बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन ग्रहों को स्वग्रही समान बल प्रदान करता है। तो इस कारण से हमने चाहे तीसरे भाव को ज्यादा त्वरित प्रभाव नहीं दिया, जैसे मैंने बोला सूर्य और राहु का मिलन, ये इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट की बात करते हैं जो ग्रह बैठते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट रहा इस भाव का वो तो हमारे पक्ष में ही रहा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव हमारे निवास स्थान का होता है। निवास स्थान को लेकर क्योंकि शनि और बृहस्पति में ग्रह परिवर्तन हो गया, वो कुछ ऐसा संकट नहीं रहा। चतुर्थ भाव भी हम जब भी हम मोक्ष भाव गिनते हैं तो उसका बल देखा जाता है, तो चतुर्थ भाव भी स्वग्रही समान माना जाएगा। पंचम भाव ये हमारी विवेक बुद्धि की बात करता है। पंचम भाव जहां बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हैं जो लग्न पर भी दृष्टि जमाए हुए हैं और चंद्रमा पर भी दृष्टि जमाए। इसी प्रकार से केतु की पंचम दृष्टि लग्न पर है और नवम दृष्टि पंचम भाव में बृहस्पति पर। तो ये बहुत अच्छा संबंध, बृहस्पति केतु का तो संबंध ही हम बोलते हैं मोक्ष कारक माना जाता है। पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता अगर इस प्रकार का बड़ा बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से देख रहे हैं। बार बार बृहस्पति केतु का प्रभाव लग्न पर भी दिखाई दे रहा है और चंद्रमा पर भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत धनात्मक संबंध है। फिर हम अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों का द्वितीय भाव में धनात्मक मिलन देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो आठवें भाव देखिए शुक्र लग्नेश भी हैं लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इसी प्रकार से बुध नवमेश भी हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और राशि अधिपति भी हैं। तो इस प्रकार होकर दोनों ही जो वो बोलने का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं वो आध्यात्मिक वाणी भाव में बैठे हुए हैं, जो एक बहुत ही बली धनयोग भी बनाता है। लेकिन यहां पर उस धन को किस रूप में लिया जा रहा है? उस धन योग को कहीं ना कहीं लिया जा रहा है हमारे, चाहे हम नैतिक मूल्य धन की बात करें, वाणी धन की बात करें, कोई कमी नहीं रही जीवन में कि भाई हमने इनको कुछ बोल दिया तो मिलेगा नहीं। हमारे पास चाहे कुछ नहीं है लेकिन अगर हम किसी को बोल दिया इनको वो चीज हम देते हैं तो उनको पूरा मिल गया। तो जिसको बोलते हैं वाणी की सिद्धि, या हम बोल देते हैं भी ये सिद्ध पुरुष है, ये जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं दूसरे भाव के साथ आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये एक तो अष्टम और द्वादश भाव का मिलन भी है और फिर ये दूसरे भाव में पढ़कर कहीं ना कहीं हमारे वाणी की भी बात करता है, जिसको वाणी की सिद्धि या आध्यात्मिक वाणी के जरिए जोड़कर देखना है। तो और फिर मोक्ष राशियां, ज़ोडिएक में जो मोक्ष राशियां हैं उनका भी विचार किया जाता है। मोक्ष राशियां वृश्चिक और मीन, हालांकि कर्क राशि भी मोक्ष राशियों में मानी जाती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी केतु और बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं। और अगर हम राशि की बात करें वृश्चिक और मीन राशि, तो वृश्चिक राशि में ही लग्नेश और नवमेश भाग्य स्वामी बैठे हैं और पाइसेस में यानी मीन राशि को हम हाउस एक्सचेंज के कारण अपने स्वग्रही जैसा मानेंगे और शनि की जो एक सन्यासी एक बैरागी वाली प्रवृत्ति है वो पाइसेस में देखी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
ज़ोडिएक भौचक्र की भी जो मोक्ष राशियां हैं उनका बल भी ऋषि रमण की कुंडली में हम साफ साफ देख सकते हैं। और भी ऐसे कई संयोग हैं, जब आप और अधिक अध्ययन करेंगे तो आपको वो दिखाई देंगे। समय हमारे पास जितना ईश्वर की इच्छा से हमें मिलता है, जितनी प्रेरणा मिलती है, हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन महर्षि रमण के जीवन को अगर हम कई साल भी रिसर्च करते रहे तभी भी कम है। लेकिन जैसे जैसे प्रेरणा मिलेगी हम उतना उतना हम समय देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में फिर कभी हम और भी कई चीजें महर्षि रमण के बारे में, चाहे इनके और अतिरिक्त चार्ट हो, नवमांशा हो, और अतिरिक्त चीजें हो, वो डिस्कस करेंगे। और जो हमने ये एनालिसिस किया, रेफरेंस जो हमने चार्ट लिया है वो कुंडली संग्रह से लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।